हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 21/9/2023 को जो डिसेबिलिटी का लेटर आया था, जब जैसे कहते हैं कि डिसेबिलिटी का लेटर कहते हैं उसको, मतलब कॉमन टर्म में, ऑर्डिनरी भाषा में, वो जो एंटाइटलमेंट रूल्स और इनके जो GMO 2023 के जो रूल्स आए थे उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके बारे में कई प्रकार के कन्फ्यूजन हम लोगों के बारे में हो रहे हैं, तो मुझे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मिले और उनमें काफ़ी कुछ इसको स्पष्ट कर रखा है और साथ साथ हम भी उसको स्पष्ट तरीके से बताएंगे। पहला तो कहते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डू ER एंड GMO 2023 कम इनटू इफेक्ट। ER का मतलब है एंटाइटलमेंट रूल्स, यानी जो रूल हैं डिसेबिलिटी पेंशन के, वो उनको कहते हैं ER, एंटाइटलमेंट रूल्स। और दूसरा है GMO 2023। GMO का मतलब गाइड टू मेडिकल ऑफिसर 2023। ये कब से लागू होंगे? तो ये कहते हैं इट इज स्टेटेड दैट देयर आर नो पॉलिसी और एंटाइटलमेंट related changes in this ER and the same has been revised and updated keeping in view the provisions as laid down in base MOD letter number सब्जेक्ट 31/1/2001 को एक बेस लेटर निकला था। इन्होंने एंटाइटल रूल्स में कोई परिवर्तन नहीं किया है और वो वही हैं जो 31/1/2001 के लेटर में दे रखे हैं। एम टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसीजर, और इसको सरल बनाने के लिए हमने ये काम किया है। फॉलोड फॉर असेसमेंट एंड एंटाइटलमेंट विदाउट एनी एम्बिग्विटी टू अवॉइड लिटिगेशन, यानी जो आप मुकदमा वगैरह करते रहते हो, जो आप केसेस वगैरह चलते हो, उसको अवॉइड करने के लिए उनको प्रोसीजर को और सरल बनाया गया है। द सेम विल बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी रिटायर्ड और रिकॉर्डेड आफ्टर 21/9/2023। इसका मतलब हुआ कि जो केस रिपोर्ट हुए, रिपोर्टेड एंड रिकॉर्डेड 21/9/2023 के बाद जो डेथ होगी या आपकी डिसेबिलिटी होगी, केवल उसी पर ये लागू होंगे। यदि 20/9/2023 को आपकी डिसेबिलिटी ऑलरेडी असेस्ड हो चुकी है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस डिसेबिलिटी पे ये नियम लागू नहीं होंगे। कई जो मेरे व्यूअर थे उनका मेरे पास लेटर आया था, फ़ोन आया था कि सर हमारी जो सारी कार्रवाई हो गई है, हमको उस पर्टिकुलर महीने में रिटायर होना है। तो आप जिस महीने में रिटायर हो रहे हो, लेकिन आपकी जो डिसेबिलिटी है वो आपकी रिपोर्ट भी हो गई है, रिकॉर्ड भी हो गई है 21/9/2023 से। तो 21/9/2023 से जो पहले आपकी डिसेबिलिटी हुई है, जितनी परसेंट हुई वही आप पर लागू होगी, आगे आपको उससे नहीं पूछा जाएगा। हु ऑल आर अफेक्टेड बाई ER एंड GMO। अब ये EMR जो दे रखा है, एंटाइटलमेंट रूल्स जो दे रखे हैं और गाइड टू मेडिकल ऑफर दे रखी है, तो इस पे कौन कौन आदियों पर असर होगा? ये कहते हैं ER एंड GMO 2023 शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग। किस पे होगी? ऑल डेथ एंड डिसेबिलिटी रिपोर्टेड और रिकॉर्ड, दो चीजें कही यहां पे, रिपोर्टेड और रिकॉर्डेड आफ्टर 21/9/2023 विल बी गवर्न्ड बाई ER 2023 एंड GMO। इसका मतलब ये हुआ कि 21/9/2023 को जो आप मेडिकल में जाओगे या आपकी मेडिकल कैटेगरी डाउन होगी या आपको कोई बीमारी होगी या इंजरी होगी या डेथ होगी, कुछ भी होगा, 21/9/2023 के बाद रिपोर्ट होगी और रिकॉर्ड होगी, उसी पर लागू होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो ऑलरेडी लो मेडिकल कैटेगरी में जा चुके हैं और उनके केसेज ऑलरेडी हो रहे हैं 21/9/2023 पर, उन पर वही नियम लागू होंगे जो उससे पहले वाले थे। ये केवल और केवल इसकी शुरुआत ही 21/9/2023 से होगी। डू ER एंड GMO 2023 अफेक्ट फैमिली पेंशनर्स, वेटरन्स ऑलरेडी इन रिसीट ऑफ डेथ, डिसेबिलिटी कंपेंसेशन। अब जिन भूतपूर्व सैनिकों को या फिर परिवारों को
जो इनका एंटाइटलमेंट रूल्स है 21/9/2023 से, क्या उस पर कोई पहले असर पड़ेगा, ये बताते हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन तो किसको मिलती है, एक्स सर्विसमैन को मिलती है, लेकिन फैमिली पेंशनर्स की बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो कैटेगरी होती हैं बी और सी, उनके कारण ये जो परेशानी होती है, उनको जो स्पेशल फैमिली पेंशन होती है उसमें वहाँ समावेश होता है, यानी उनको भी स्पेशल फैमिली पेंशन मिलती रहेगी, और जिनके लिए डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती रहेगी। यानी 20/9/2023 तक, 21/9/2023 तक आप पर इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अभी 21/9/2023 को ये लागू होगा, तो इसके बाद जो केस होंगे, जो हॉस्पिटल में जाएंगे, या उनकी जो रिपोर्टिंग हो गई होगी, या इनका जो क्या नाम है रिकॉर्ड हो गए हैं, ये उन्हीं पर लागू होगा। उससे पहले वालों को कोई प्रक्रिया चल रही है, तो शायद इस हिसाब से तो उस पर भी ये लागू नहीं होगा। हु आर पर्सनल ट्रीटेड एज इनवैलिड, अब यह बहुत इंपॉर्टेंट बातें आई हैं। कौन कौन से जो भूतपूर्व सैनिक हैं, पर्सनल हैं, उनको इनवैलिडेड आउट फ्रॉम सर्विस माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बताऊंगा मैं आगे। ओनली दोज पर्सनल हु आर बोर्डेड आउट ऑफ सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड्स बिफोर कंप्लीटिंग देयर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आर ट्रीटेड एज इनवैलिड फ्रॉम सर्विस। अब ये जो इनवैलिडेड आउट फ्रॉम सर्विस हैं और उन्होंने अपना टर्म्स एंड कंप्लीट नहीं किया है, तो इसका मतलब ये हुआ, एक सिपाही जो 17 साल का है, 17 साल से पहले, इवन 16 साल में भी वो चला जाता है मेडिकल ग्राउंड पे, तो वो मेडिकल बोर्ड आउट माना जाएगा। ट्रेनिंग में भी 6 महीने में हो जाते हैं, कोई 1 महीने में हो जाता है। 3-3 साल के केस भी देखे, उनको दोनों ही पेंशन भी मिलती है और मेडिकल डिसेबिलिटी भी मिलती है, उनको इनवैलिड माना जाएगा। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो इनवैलिड वाले केस हैं, इन पर इनकम टैक्स नहीं लगता। सरकार ने पहले एक बार ऐसा लेटर निकाला था, तो ये तो क्लियर हो गया। अब और एक टर्म्स आई है, व्हाट डज डीम्ड टू हैव बीन इनवैलिड फ्रॉम सर्विस। इससे क्या मतलब होता है भाई, डीम्ड टू हैव बीन इनवैलिडेड आउट फ्रॉम सर्विस, यानी उनको सर्विस से इनवैलिड आउट माना जाएगा, डीम्ड टू हैव बीन। अब ये किसके बारे में कर रहे हैं, ये तो इनवैलिडमेंट निकल गए, इनको किसको माना जाएगा, एक अलग कैटेगरी होगी। ये अलग कैटेगरी किसकी होगी, किसको कहोगे आप, जिनको डीम टू हैव बीन इनवैलिड, उनको भी इनवैलिड आउट माना जाएगा। और कौन होंगे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोनों पार्ट। PORs एंड इक्विवेलेंट हु आर परमानेंटली प्लेस्ड इन मेडिकल कैटेगरी, यानी जो POR परमानेंटली मेडिकल कैटेगरी में रख दिए गए हैं, अदर देन सेव 1 एंड आर डिस्चार्ज। और पहली बात तो आपकी लो मेडिकल कैटेगरी हो चुकी है, लो मेडिकल कैटेगरी हो चुकी है। दूसरी शर्त यह है, आर डिस्चार्ज बिकॉज, और आपको कोई भी ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा रहा है आपकी मेडिकल कैटेगरी के अनुसार, एक बात। और एज डिस्चार्ज बिफोर, और आप अपनी पूरी सर्विस करने से पहले से आप जा रहे हो, और ऐसे लोगों को ये माना जाएगा कि ये भी इनवैलिडमेंट हैं, ये भी इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस हैं। ये तो क्लियर है नंबर 4 में, कि जो अपनी सर्विस करने से पहले मेडिकल ग्राउंड पे चले जाते हैं, सर्विस करने के लायक नहीं है, वो तो इनवैलिड होंगे ही होंगे। लेकिन वो भी जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, या इस काम के हैं कि चलो उनको भारत सरकार अपने पास रख ले, मिलिट्री जो क्या नाम है आर्मी अपने पास रख ले, या आर्मड फोर्सेज अपने पास रख लें और नौकरी करा लें, लेकिन उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं है, तो उनको भी निकाला जाएगा, तो उनको भी इनवैलिडेड आउट ऑफ फ्रॉम सर्विस माना जाएगा। यानी दोनों कैटेगरी लगभग ये बराबर सी हैं। डज डीम टू हैव बीन इनवैलिडेड आउट फ्रॉम सर्विस अप्लाई टू ऑफिसर्स, क्या ये जो डीम टू हैव बीन इनवैलिडेड आउट, यानी जो इनवैलिडमेंट का केस है, इनको माना जाएगा, तो क्या ये ऑफिसरों पर भी लागू होगा? ये अफसर, नो, डीम टू हैव बीन इनवैलिड ऑफ सर्विस ओनली अप्लाइज इन POR, केवल और केवल JCOR के लिए लागू होगा, औरों के लिए नहीं है। हु आर एंटाइटल्ड टू डिसेबिलिटी पेंशन, अब डिसेबिलिटी पेंशन के लिए कौन कौन अलाउड है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे लो, क्योंकि जब आप पूरी सर्विस करके आते थे तो वो भी डिसेबिलिटी पेंशन लेकर के आते थे, लेकिन वहाँ मुझे लग रहा है कि जो पूरी सर्विस करके आएंगे, जिनको भारत सरकार क्या नाम, अब जो आर्मड फोर्सेज जिनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, सेल्टर अपॉइंटमेंट देंगे, पूरी सर्विस कराएंगे, उनके लिए शायद ये
इम्पेयरमेंट रिलीफ के नाम से जाना जाएगा, और वहाँ केवल आपको मंथली कंपेंसेशन मिलेगा या फिर आपका कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा, जिसका कैलकुलेशन दे रखा है। और मुझे लगता है कि मंथली कंपेंसेशन की यदि बात कर रहे हैं और पूरी सर्विस करके आ रहे हो तो आपको वहाँ पर डीए नहीं मिलेगा। अब रीज़न क्या है उसका हम समझ गए, क्योंकि ये जो केस हुए थे डिसेबिलिटी के, जो पकड़े गए थे कैग ने, उनमें सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि सारे ऑफिसर जितने भी थे ये सब के सब काफ़ी बड़ी मात्रा में डिसेबिलिटी पेंशन लेकर के आ रहे थे और इनकम टैक्स की छूट ले रहे थे। अब इनके लिए जो पूरी सर्विस करके आएंगे तो इनको इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। इम्पेयरमेंट रिलीफ क्या होगा? मंथली कंपेंसेशन होगा वो, और उस पर कोई डीए वगैरह नहीं होगा। और यदि इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलता है तो मुझे लगता है कि इनकम टैक्स की छूट भी नहीं मिलेगी। इनकम टैक्स की छूट केवल और केवल इनवैलिड आउट केसेज में मिलेगी, क्योंकि इन्होंने ये लीगली इसको सॉलिड बनाने के लिए और इसका मिसयूज को रोकने के लिए इस चीज़ को ये लेकर के आए हुए हैं। ओनली आर्मड फोर्सेज पर्सनल हु आर इनवैलिडेड और आर डीम टू हैव बीन, इन दो कैटेगरी, कौन सी? चौथी और ये आपकी चौथी का और ये पांचवें का, इन दो कंडीशंस में ही कौन सा? इनवैलिडेड और आर डीम टू हैव बीन इनवैलिड फ्रॉम सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड्स विद डिसेबिलिटी हेल्ड और डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल और एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, उन्हीं के लिए डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। बड़ा ही सीधा साधा है। 21/9/2023 के बाद जो इनवैलिडमेंट के केस होंगे उन्हीं के लिए ये डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। और इसके अलावा जो भी या तो अपनी स्वेच्छा से जाएंगे या पूरी अपनी सर्विस करके आएंगे सेल्फ अपॉइंटमेंट लेकर के, उनको केवल और केवल इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। और उस पर 100% मैं कह सकता हूँ कोई डीए नहीं मिलेगा, और उसको हो सकता है कि इनकम टैक्स की छूट भी नहीं मिले। अब बादल बिल्कुल छट चुके हैं, बिल्कुल साफ है। जो इनवैलिडमेंट के केस होंगे केवल वही व्यक्ति डिसेबिलिटी पेंशन के हकदार होंगे, अदरवाइज दूसरों के लिए मिलेगा रिलीफ, कंपेंसेशन, इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा, जो मंथली कंपेंसेशन के रूप में होगा। और भी जो आएंगी सारी चीज़ें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि इसमें अभी मेरे पास कितना 7 क्वेश्चंस तक वहाँ से आए थे, और इन 7 क्वेश्चनों को मैं बताता हूँ और मैंने बता दिया है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अब काफ़ी चीज़ें साफ़ हो गई थी, काफ़ी बादल इनसे छट सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।